नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आरपीएस 24 स्टडी में। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12th केमिस्ट्री और केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3। और ध्यान दीजिए, एक ही वीडियो में इस चैप्टर का सभी वीवीआई, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को हम लोग देख लेंगे। और इस वीडियो से एग्जाम में बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, तो इस वीडियो को ध्यान से पढ़िएगा और कॉपी पेन ले करके कोशिश कीजिएगा कि इसे लिख लें। नहीं तो बार बार वीडियो को देख लीजिएगा तो भी क्लियर हो जाएगा, लेकिन कोशिश रहे कि पेपर पेन ले करके इस चैप्टर को अपना नोट्स बना लें। तो ये चैप्टर नंबर 3 है और 3 का नाम है वैद्युत रसायन। वैद्युत रसायन यानी इलेक्ट्रो केमिस्ट्री। ध्यान दीजिए, तो सबसे पहले हम देखेंगे विद्युत रसायन। विद्युत रसायन है क्या? तो ध्यान दीजिए, रसायन विज्ञान की वह शाखा, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विद्युत विद्युत तथा रासायनिक अभिक्रियाओं का, विद्युत तथा रासायनिक अभिक्रियाओं का पारस्परिक संबंध का अध्ययन किया जाता है। पारस्परिक संबंध का अध्ययन किया जाता है। ध्यान दीजिए, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विद्युत तथा रासायनिक अभिक्रियाओं का पारस्परिक संबंध का अध्ययन किया जाता है, उसे विद्युत रसायन कहते हैं। जब पारस्परिक संबंधों का यानी विद्युत और रासायनिक अभिक्रिया में जो भी संबंध है, उस संबंध के बारे में अध्ययन होता है, तो उसे क्या कहते हैं? विद्युत रसायन कहते हैं। और वैद्युत रसायन के अध्ययन के दो क्षेत्र हैं। वैद्युत रसायन के अध्ययन के दो क्षेत्र, यानी दो क्षेत्रों में वैद्युत रसायन या विद्युत, विद्युत भी कह सकते हैं, वैद्युत भी कह सकते हैं। रसायन के दो क्षेत्र हैं। पहला है विद्युत अपघटनी चालक और दूसरा है विद्युत रासायनिक सेल। विद्युत अपघटनी चालक और विद्युत रासायनिक सेल, यानी वैद्युत रसायन का अगर अध्ययन करना हो तो दो क्षेत्रों में हो सकता है। दो क्षेत्र है, पहला है विद्युत अपघटनी चालक और दूसरा है विद्युत रासायनिक सेल, यानी इन दो क्षेत्रों में वैद्युत रसायन का अध्ययन होता है। अब हम देखेंगे वैद्युत अपघटनी चालक का परिभाषा। ध्यान दीजिए, वैद्युत अपघटनी चालक तो वैसे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। वैसे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है उसे चालक या विद्युत चालक कहते हैं। जिनसे होकर के विद्युत धारा प्रवाहित होती है, जिनसे होकर के विद्युत धारा प्रवाहित होती है उसे विद्युत चालक या चालक कहते हैं। और चालक को दो भागों में बांटा गया है। ध्यान दीजिए, चालक को दो भागों में बांटा गया है। वैसे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है उसे चालक या विद्युत चालक कहते हैं। चालक को दो भागों में बांटा गया, चालक को दो भागों में बांटा गया है। चालक को दो भागों में बांटा गया है। पहला है धात्विक चालक या इलेक्ट्रॉनिक चालक और दूसरा है विद्युत अपघटनी चालक। विद्युत अपघटनी चालक और पहला है धात्विक चालक या इलेक्ट्रॉनिक चालक। अब ध्यान दीजिए, विद्युत अपघटय दो प्रकार के होते हैं। अगला टॉपिक है विद्युत अपघटय, यानी विद्युत अपघटय दो प्रकार के होते हैं। पहला है सबल विद्युत अपघटय या प्रबल या मजबूत, और एक होता है दुर्बल या निर्बल या कमजोर विद्युत अपघटय। ध्यान दीजिए, अगला टॉपिक है विद्युत अपघटय दो प्रकार के होते हैं। जो विद्युत अपघटय होता है दो प्रकार का होता है। पहला होता है सबल या प्रबल या मजबूत विद्युत अपघटय, यानी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, और दूसरा है दुर्बल या निर्बल या कमजोर विद्युत अपघटय। तो पहला का हम परिभाषा देखेंगे, प्रबल विद्युत अपघटय। प्रबल विद्युत अपघटय या सबल विद्युत अपघटय तो ऐसे अपघटय जिनके विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर पूर्ण रूप से आयनों में विच्छेदित हो जाती है। ध्यान दीजिए, तो वैसे विद्युत अपघटय जिनके विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर पूर्ण रूप से
आयनों में विच्छेदित हो जाते हैं। आयन एक होता है प्लस और एक होता है माइनस। आयनों में विच्छेदित हो जाती है यानी टूट जाती है, उसे प्रबल विद्युत अपघटय कहते हैं। जैसे ध्यान दीजिए यहाँ पर केसीएल दिया है, जैसे में केसीएल, तो इसे विद्युत अपघटन में विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो ये प्लस में टूट जाएगा, ये माइनस में टूट जाएगा। तो पूर्ण रूप से टूट जाएगा, उसे क्या कहेंगे? प्रबल विद्युत अपघटय। जैसे में देखिए यहाँ पर दिया है KCl पोटेशियम क्लोराइड KNO3 NaCl NaNO3 HCl HNO3 NaOH MgCl2 H2SO4 और इत्यादि। ध्यान दीजिएगा, इसे याद रखिएगा क्योंकि ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ देता है कि इनमें से कौन प्रबल विद्युत अपघटय है। इनमें से कौन प्रबल विद्युत अपघटय है। अगला है टॉपिक दुर्बल विद्युत अपघटय। दुर्बल विद्युत अपघटय यानी कमजोर विद्युत अपघटय। तो वैसे विद्युत अपघटय जिनके विलयन में ऐसे विद्युत अपघटय जिनके विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर आंशिक रूप से आयनों में विच्छेदित हो जाते हैं। आंशिक रूप से आयनों में विच्छेदित हो जाते हैं, उसे दुर्बल विद्युत अपघटय कहते हैं। अगर ये आंशिक रूप से विच्छेदित होगा तो क्या कहलाएगा? दुर्बल विद्युत अपघटय। जैसे में है एसिटिक अम्ल और अमोनियम हाइड्रो ऑक्साइड। अमोनियम हाइड्रो ऑक्साइड, ध्यान दीजिए, जो विद्युत अपघटय होता है दो प्रकार का होता है, प्रबल या सबल विद्युत अपघटय, दुर्बल या निर्बल विद्युत अपघटय। अब ध्यान दीजिए, प्रबल विद्युत अपघटय जब विद्युत धारा प्रवाहित करने पर पूर्ण रूप से आयनों में विच्छेदित हो जाएगा तो कहलाएगा प्रबल विद्युत अपघटय। और दूसरा है दुर्बल विद्युत अपघटय, यानी ऐसे विद्युत अपघटय जिनके विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर आंशिक रूप से यानी कमजोर रूप से आयनों में विच्छेदित होता है, उसे क्या कहेंगे? तो दुर्बल विद्युत अपघटय कहेंगे। जैसे में हो जाएगा एसिटिक अम्ल और अमोनियम हाइड्रो ऑक्साइड। ध्यान दीजिए, विद्युत अपघटय का हम लोग परिभाषा नहीं दिखे थे, तो अब देखेंगे विद्युत अपघटय। विद्युत अपघटय किसी विद्युत अपघटय के विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर विलयन अपने घटकों में टूट जाता है। कोई भी विद्युत अपघटय पदार्थ है, ठीक है, जब उस विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो विलयन अपने घटकों में टूट जाएगा, यानी जो भी आयन होगा प्लस होगा या माइनस होगा अपने घटकों में टूट जाएगा। उस पदार्थ को कहेंगे विद्युत अपघटय। विद्युत अपघटय किसी विद्युत अपघटय के विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर विलयन अपने घटकों में टूट जाता है। विलयन अपने घटकों में टूट जाता है, उसे विद्युत अपघटय कहते हैं। और पीछे लिखवा चुके हैं कि विद्युत अपघटय दो प्रकार के होते हैं। विद्युत अपघटय दो प्रकार के होते हैं, पहला था सबल विद्युत अपघटय, दूसरा दुर्बल विद्युत अपघटय। जो तेजी से विच्छेदित होगा सबल और जो आंशिक रूप से विच्छेदित होगा दुर्बल। अब ध्यान दीजिए, विद्युत अपघटय उन पदार्थों को कहते हैं जिनसे मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक यह भी परिभाषा है। विद्युत अपघटय उन पदार्थों को कहेंगे यानी वैसे पदार्थ जिनसे मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है, इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है, उसे विद्युत अपघटय कहते हैं। अगला हम लोग वीवीआई देखेंगे। क्वेश्चन एक है फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम। ये बार बार एग्जाम में पूछता है, फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम। यह क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है, देखिए कई बार पूछ चुका है क्वेश्चन। यह वीवीआई क्वेश्चन है, फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम। ध्यान दीजिए, इसके दो नियम होते हैं। नियम कितने होते हैं? दो। एक प्रथम होता है, एक द्वितीय होता है। प्रथम तो कई बार पूछा है। ध्यान दीजिए, सन 1832 से 35 ईस्वी। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, केमिस्ट्री में कभी ईस्वी सन नहीं पूछता है, ईस्वी सन के पीछे आप लोग मत भागिएगा। तो 1832 से 33 ईस्वी में कोई किताब में 32 देता है, कोई किताब में 33 देता है। माइकल फैराडे ने विद्युत अपघटन से संबंधित, जो माइकल फैराडे हैं, विद्युत अपघटन से संबंधित दो नियम दिए। विद्युत अपघटन से संबंधित दो नियम दिए। उस नियम को
फैराडे के विद्युत अपघटन का नियम कहते हैं। फैराडे ने क्या किया कि विद्युत अपघटन से संबंधित दो नियम दिया जिसे क्या कहते हैं, फैराडे के विद्युत अपघटन का नियम कहते हैं। और फैराडे साहब ने दो नियम दिया था। पहला नियम है फैराडे के विद्युत अपघटन के प्रथम नियम और फैराडे के विद्युत अपघटन के द्वितीय नियम। विद्युत अपघटन के द्वितीय नियम द्वितीय नियम द्वितीय नियम फैराडे के विद्युत अपघटन के द्वितीय। यहाँ पर प्रथम है तो प्रथम और यहाँ पर द्वितीय नियम लिख लीजिएगा। हम लोग प्रथम नियम देखेंगे। यहाँ से फैराडे के विद्युत अपघटन के प्रथम नियम ध्यान दीजिए। विद्युत अपघटन की क्रिया में प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की मात्रा विलयन में प्रवाहित धारा की मात्रा के समानुपाती। ध्यान दीजिए, विद्युत अपघटन की क्रिया में प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की मात्रा विलयन में प्रवाहित विद्युत धारा की मात्रा के समानुपाती होती है। यानी जो मुक्त पदार्थ की मात्रा है और विद्युत धारा की मात्रा दोनों क्या होती है, समानुपाती। क्या होती है, समानुपाती होती है। लेकिन मुक्त किस पर होती है, तो इलेक्ट्रोड पर। इलेक्ट्रोड है क्या, तो ध्यान दीजिए बैटरी में आप लोग दो खूंटी देखे होंगे 12 वोल्ट के बैटरी में, वही जो निकला होता है खूंटी उसी को कहते हैं इलेक्ट्रोड। तो ध्यान दीजिए, मान लिए कि सी एम्पियर की धारा टी सेकंड तक किसी विलयन में प्रवाहित करने पर एम ग्राम पदार्थ मुक्त होता है। मान लिए हम कि सी एम्पियर की धारा टी सेकंड तक, कितने सेकंड तक, टी सेकंड तक किसी भी विलयन में प्रवाहित करते हैं तो एम ग्राम पदार्थ मुक्त होता है। तो हो जाएगा एम बराबर एम समानुपाती सीटी कह रहे हैं मुक्त पदार्थ की मात्रा धारा के समानुपाती होती है। तो एम समानुपाती सीटी यानी एम बराबर जब समानुपात हटाएंगे तो जेड हो जाएगा, जेड इंटू सीटी। इसको समीकरण 1 हम मान लेंगे। एम समानुपाती सीटी यानी मुक्त पदार्थ की मात्रा विद्युत धारा के समानुपाती होती है। तो एम बराबर समानुपात हटाएंगे तो हो जाएगा जेड, यानी जेड सीटी। जहाँ जेड का है एक स्थिरांक है, उसे विद्युत रासायनिक तुल्यांक भी कहते हैं। यानी स्थिरांक को क्या कहते हैं, विद्युत रासायनिक तुल्यांक भी कहते हैं। इसमें एम का है तो पदार्थ की मात्रा है और सीटी का है विद्युत धारा की मात्रा। यहाँ पर सीटी है जो विद्युत धारा की मात्रा है। यानी प्रथम नियम कितना हो जाएगा, एम बराबर जेड सी टी, यानी फैराडे के विद्युत अपघटन का प्रथम नियम हो जाएगा एम बराबर जेड सी टी। जेड का है तो रासायनिक तुल्यांक है, एम का है मुक्त पदार्थ की मात्रा और सीटी है विद्युत धारा की मात्रा। अब ध्यान दीजिए, यदि सी बराबर हम 1 एम्पियर ले लेते हैं और टी बराबर 1 सेकंड, तो समीकरण 1 है एम बराबर जेड सी टी। तो एम लिख दिए जेड और सी का मान 1 है और फिर टी का मान 1 है। तो जेड में 1 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा एम बराबर जेड। यानी 1 एम्पियर की विद्युत धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित करने पर मुक्त पदार्थ की मात्रा विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहलाता है। क्वेश्चन एक बार पूछा है यह कि विद्युत रासायनिक तुल्यांक किसे कहते हैं। तो जब 1 एम्पियर की विद्युत धारा 1 सेकंड तक, 1 सेकंड है, यह 1 सेकंड है, 1 सेकंड तक प्रवाहित करने पर मुक्त पदार्थ की मात्रा, यानी 1 सेकंड प्रवाहित करने पर जो भी पदार्थ मुक्त होगा उसे हम कहेंगे विद्युत रासायनिक तुल्यांक। यानी 1 एम्पियर की विद्युत धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित करने पर मुक्त पदार्थ की मात्रा विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहलाता है।
तो प्रथम नियम हम लोग का देखें, M बराबर ZCT, यानी मुक्त पदार्थ की मात्रा विद्युत धारा के समानुपाती होती है। इसके बाद हम द्वितीय नियम देखेंगे, फैराडे के विद्युत अपघटन के द्वितीय नियम। फैराडे के विद्युत अपघटन के द्वितीय नियम देखेंगे। तो विभिन्न विद्युत अपघटय के विलयन में समान विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। समान विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की, मुक्त धातु की, इलेक्ट्रोड पर मुक्त धातु की मात्रा उनकी तुल्यांकी भार के समान अनुपात में होती है। ध्यान से सुनिएगा, विभिन्न विद्युत अपघटय के विलयन में समान विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। समान विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त धातु की मात्रा उनकी तुल्यांकी भार के अनुपात में होती है। तो हम मान लेते हैं कि मुक्त पदार्थ की मात्रा है W1, W2 एवं संगत तुल्यांकी भार है E1 तथा E2। तो हो जाएगा W1 बटा में W2 बराबर E1 बटा में E2। तो ये रहा है कि अनुपात में होती है, तो हो जाएगा W1 बटा में W2 बराबर E1 बटा में E2 हो जाएगा यहाँ पर। अगला हम देखेंगे धात्विक चालक एवं इलेक्ट्रॉनिक चालक। 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 तो वैसे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत धारा बिना किसी रासायनिक परिवर्तन के, वैसे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत धारा बिना किसी रासायनिक परिवर्तन के प्रवाहित होती है। बिना किसी रासायनिक परिवर्तन के, यानी कुछ छेड़छाड़ किए बिना प्रवाहित होती है, उसे धात्विक चालक कहते हैं। जैसे होगा ग्रेफाइट या अन्य धातु। जैसे लोहा में हम करंट देंगे तो कोई परिवर्तन नहीं करेगा, रासायनिक परिवर्तन, लेकिन धारा प्रवाहित होगा, तो उसे हम धात्विक चालक एवं इलेक्ट्रॉनिक चालक कहेंगे। और ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के कारण जब विद्युत धारा का प्रवाह होता है उसे इलेक्ट्रॉनिक चालक कहते हैं। जब इलेक्ट्रॉन के कारण जब विद्युत धारा प्रवाहित होता है, विद्युत धारा का प्रवाह होता है, तो उसे इलेक्ट्रॉनिक चालक कहते हैं। अगला टॉपिक है विद्युत अपघटनी चालक। विद्युत अपघटनी चालक, ध्यान दीजिए, वैसे पदार्थ जिनमें विद्युत चालन इनकी गलित अवस्था या इनके जलीय विलयन में रासायनिक वियोजन के फलस्वरूप होता है, जिसे विद्युत अपघटनी चालक कहते हैं। यानी रासायनिक वियोजन के फलस्वरूप, इसमें जलीय विलयन में, तो उसे क्या कहेंगे? विद्युत अपघटनी चालन। और ध्यान दीजिए, जैसे में हो जाएगा लवण के जलीय विलयन, अम्ल तथा क्षार का जलीय विलयन, इसमें होता है विद्युत अपघटनी चालन होता है। तो वैसे पदार्थ जिसमें विद्युत चालन इनकी गलित अवस्था या इनके जलीय विलयन में रासायनिक वियोजन के फलस्वरूप, यानी रासायनिक अभिक्रिया के कारण होता है, जिसे विद्युत अपघटनी चालक कहते हैं। जैसे हो जाएगा लवण का जलीय विलयन और अम्ल तथा क्षार का जलीय विलयन। इसमें विद्युत धारा का प्रवाह आयन के कारण होता है। ध्यान दीजिए, विद्युत अपघटनी चालक में विद्युत धारा का प्रवाह आयन के गति के कारण होता है। अगला देखेंगे हम वीवीआई क्वेश्चन है, धात्विक चालक और विद्युत अपघटनी चालक में अंतर लिखें। धात्विक चालक और विद्युत अपघटनी चालक में अंतर लिखें। धात्विक चालक और विद्युत अपघटनी चालक में अंतर लिखें। तो अंतर निम्नलिखित है। एक साइड हम लिख देंगे धात्विक चालक
और एक साइड विद्युत अपघटनी चालक, एक और धात्विक चालक और एक और विद्युत अपघटनी चालक। ध्यान दीजिए, तो इसमें होगा विद्युत धारा का चालन इलेक्ट्रॉन की गति के कारण होता है। इसमें विद्युत धारा का चालन इलेक्ट्रॉन की गति के कारण होता है। और विद्युत अपघटनी चालक में लिखेंगे इसमें विद्युत धारा का चालन आयन के गति के कारण होता है। इसमें विद्युत का चालन आयन के गति के कारण। दूसरा नंबर में लिखेंगे इसमें रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है। धात्विक चालक में रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन विद्युत अपघटनी चालक में रासायनिक परिवर्तन होता है। इसकी चालकता सामान्यतः उच्च होती है, जो चालकता होती है उच्च होती है, और इसमें चालकता सामान्यतः निम्न होती है। मतलब कि धात्विक चालक की चालकता अधिक होती है और विद्युत अपघटनी चालक की चालकता निम्न होती है। तो हो गया अंतर। अगला टॉपिक हम देखेंगे विद्युत अनअपघटय नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, विद्युत अपघटय या नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। वैसे पदार्थ जो जलीय विलयन, वैसे पदार्थ जो जलीय विलयन या गलित अवस्था में, वैसे पदार्थ जो जलीय विलयन या गलित अवस्था में भी विद्युत धारा का चालन नहीं करता है। वैसे पदार्थ जो जलीय विलयन या गलित अवस्था में भी विद्युत धारा का चालन नहीं करता है, वैद्युत अनअपघटय कहलाता है। वैद्युत अनअपघटय कहलाता है। जैसे में मान लीजिए यूरिया को लीजिए और पानी में घोल दीजिए, ठीक है, और उसमें करंट दीजिएगा। अगर करंट नहीं बताएगा तो समझ लीजिए वो विद्युत अनअपघटय है, उसका घोल जो है विद्युत अनअपघटय है। जैसे एल्कोहल, चीनी, यूरिया और ग्लूकोज। एल्कोहल, चीनी, यूरिया और ग्लूकोज। क्वेश्चन आएगा विद्युत, इनमें से कौन विद्युत अनअपघटय है? तो इस जैसे को आप लोग याद कर रखिएगा, एल्कोहल, चीनी, यूरिया और ग्लूकोज। वैसे पदार्थ जो जलीय विलयन या गलित अवस्था में भी विद्युत धारा का चालन नहीं करता है। यानी चीनी को घोल दीजिए, यूरिया को घोल दीजिए और करंट दीजिए, इसमें विद्युत धारा का चालन नहीं होगा। अगला टॉपिक है इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड, सेल में दो धातु की प्लेट या तार डूबी रहती है जिसे इलेक्ट्रोड कहते हैं। आप लोग बैटरी घर में देखे होंगे, टॉर्च का बैटरी या मोटरसाइकिल का बैटरी, उसमें दो खूंटियां होती है, तो दो धातु की प्लेट होती है या तार डूबी रहती है। धातु की या तो प्लेट होती है या तार, वो अंदर डूबी रहती है, उसी को कहते हैं इलेक्ट्रोड। और इलेक्ट्रोड दो प्रकार का होता है। इलेक्ट्रोड दो प्रकार का होता है, एक होता है एनोड और एक होता है कैथोड। एनोड और कैथोड। ध्यान दीजिए, सेल में दो धातु की प्लेट या तार डूबी रहती है जिसे इलेक्ट्रोड कहते हैं। किसमें? तो सेल में। सेल में धातु की प्लेट या तार डूबी रहती है जिसे इलेक्ट्रोड कहते हैं। और इलेक्ट्रोड दो प्रकार के होते हैं। इलेक्ट्रोड दो प्रकार के होते हैं, पहला है एनोड तो दूसरा है कैथोड। पहला एनोड है, दूसरा कैथोड है। और एनोड को देखेंगे, सेल में ऋण ध्रुव को एनोड कहते हैं। सेल में ऋण ध्रुव को एनोड कहते हैं और इसे माइनस चिन्ह द्वारा सूचित किया जाता है। एनोड को माइनस द्वारा, और सेल में धन ध्रुव को कैथोड कहते हैं, इसे प्लस चिन्ह द्वारा सूचित करते हैं। जो माइनस होता है एनोड होता है, जो प्लस होता है कैथोड होता है। यानी सेल में ऋण ध्रुव को एनोड कहते हैं और सेल में धन ध्रुव को कैथोड कहते हैं। इसके बाद अगला टॉपिक हम देखेंगे आयन। क्या देखेंगे? आयन। जब किसी विलयन में वैद्युत अपघटन अंशतः या पूर्णतः विघटित होकर आवेश युक्त परमाणुओं में बढ़ जाते हैं। जब किसी विलयन में विद्युत अपघटन अंशतः या पूर्णतः विघटित हो जाएगा तो आवेश युक्त परमाणु में बढ़ जाएगा, यानी प्लस माइनस में बढ़ जाएगा। उसी को कहते हैं आयन। आयन। जब किसी विलयन में वैद्युत अपघटन अंशतः या पूर्णतः विघटित होकर आवेश युक्त यानी प्लस माइनस परमाणुओं में बढ़ जाते हैं, जिसे आयन कहते हैं, जिसे आयन कहलाते हैं। और आयन दो प्रकार के होते हैं, धन आयन, ऋण आयन। धन आयन, ऋण आयन। आयन कितने प्रकार के होते हैं?
दो प्रकार के, धन आयन और ऋण आयन। वे आयन जो धन आवेशित होते हैं, वे आयन जो धन आवेशित होते हैं धन आयन कहलाते हैं, और वे आयन जो ऋण आवेशित होते हैं ऋण आयन कहलाते हैं। वे आयन जो ऋण आवेशित होते हैं ऋण आयन कहलाते हैं, और जो धन आवेशित होते हैं धन आयन, यानी धन आवेशित परमाणुओं से मिलकर, धन आवेशित परमाणुओं से मिलकर धन आयन, और ऋण आवेशित परमाणुओं से मिलकर ऋण आयन कहलाते हैं। इसके बाद अगला टॉपिक हम देखेंगे सेल। सेल यानी बैटरी, वह युक्ति जिससे विद्युत धारा उत्पन्न होती है। सेल को हम परिभाषित करेंगे, वह युक्ति जिससे विद्युत धारा उत्पन्न होती है। वह युक्ति जिससे विद्युत धारा उत्पन्न होती है उसे सेल कहते हैं। ध्यान दीजिए, इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा और कॉपी पेन लेकर के नोट्स अपना बनाते चलिएगा। ये जो नोट्स हम तैयार किए हैं वो ध्यान दीजिए, लुसेंट भी इसमें है, लुसेंट NCERT और ABC तीनों बुक से मिला करके यह नोट्स तैयार किया गया। ध्यान दीजिए, इस नोट्स से बाहर ही क्वेश्चन नहीं पूछता है, अन्य अभी पूछा है। तो आप लोग बेहतर तरीका से तैयारी करते चलिएगा, लिखते चलिएगा और याद करते चलिएगा। तो सेल को हम देखेंगे। सेल वह युक्ति जिससे विद्युत धारा उत्पन्न होती है। वह युक्ति जिससे विद्युत धारा उत्पन्न होती है उसे सेल कहते हैं। और सेल दो प्रकार के होते हैं। सेल दो प्रकार के होते हैं। वह युक्ति जिससे विद्युत धारा उत्पन्न होती है। ध्यान दीजिए, जब बैटरी देखिएगा तो बैटरी से बहुत सारे कार्य होता है, जैसे कि घड़ी भी चलती है, टॉर्च बढ़ता है। वह युक्ति जिससे विद्युत धारा उत्पन्न होती है उसे सेल कहते हैं। और सेल दो प्रकार के होते हैं, वैद्युत अपघटनी सेल, वैद्युत रासायनिक सेल। वैद्युत अपघटनी सेल और वैद्युत रासायनिक सेल। सेल दो प्रकार के होते हैं, वैद्युत अपघटनी सेल और वैद्युत रासायनिक सेल। ध्यान दीजिए, अब हम देखेंगे वैद्युत अपघटनी सेल। वैद्युत अपघटनी सेल तो वह युक्ति जिसमें विद्युत अपघटन की क्रिया होती है। वह युक्ति जिसमें विद्युत अपघटन की क्रिया होती है उसे वैद्युत अपघटनी सेल कहते हैं। वह युक्ति जिसमें विद्युत अपघटन की क्रिया होती है उसे वैद्युत अपघटनी सेल कहते हैं। या वे युक्ति जिसमें विद्युत ऊर्जा द्वारा रासायनिक अभिक्रिया कराई जाती है। विद्युत ऊर्जा द्वारा रासायनिक अभिक्रिया कराई जाती है उसे वैद्युत अपघटनी सेल कहते हैं। वह युक्ति जिसमें विद्युत अपघटन की क्रिया होती है उसे वैद्युत अपघटनी सेल कहते हैं। या वे युक्ति जिसमें विद्युत ऊर्जा द्वारा रासायनिक अभिक्रिया कराई जाती है उसे वैद्युत अपघटनी सेल कहते हैं। जैसे में हो जाएगा, गलित NaCl का विद्युत विच्छेदन करने पर कैथोड पर सोडियम धातु जमा हो जाते हैं। तथा एनोड पर क्लोरीन गैस निकलती है। जैसे में देखेंगे NaCl, सोडियम प्लस है, यहाँ पर क्लोरीन माइनस। तो ध्यान दीजिए, कैथोड पर सोडियम और क्लोरीन यहाँ पर देख लीजिए, हो गया। अब दूसरा हम देखेंगे वैद्युत रासायनिक सेल। वैद्युत रासायनिक सेल ऐसी युक्ति जिससे रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। ध्यान दीजिए, वैद्युत रासायनिक सेल ऐसी युक्ति जिसमें रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है उसे वैद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। या में हो जाएगा एक और परिभाषा, वैसी युक्ति जिसमें रासायनिक क्रिया से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। रासायनिक क्रिया से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जाती है उसे विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। और विद्युत रासायनिक सेल को गैल्वेनी सेल या वोल्टीय सेल या रेडॉक्स सेल भी कहते हैं। ध्यान दीजिए, विद्युत रासायनिक सेल को गैल्वेनी सेल, वोल्टीय सेल
और रेडॉक्स सेल भी कहा जाता है। अगला वीवीआई टॉपिक हम देखेंगे, वैद्युत रासायनिक सेल तथा वैद्युत अपघटनी सेल में अंतर। वैद्युत रासायनिक सेल तथा वैद्युत अपघटनी सेल में अंतर। तो ध्यान दीजिए, अंतर निम्नलिखित है। और एक और हम लिख लेंगे वैद्युत रासायनिक सेल, और एक और लिखेंगे वैद्युत अपघटनी सेल। और दोनों में पहला नंबर हम क्या करेंगे कि इसमें एक एक परिभाषा को लिखेंगे। तो ध्यान दीजिए, वैद्युत रासायनिक सेल में रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, वहीं वैद्युत अपघटनी सेल में विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है। और वैद्युत रासायनिक सेल में दोनों इलेक्ट्रोड अलग अलग पात्र में होते हैं, यानी दोनों अलग अलग बर्तन में होते हैं। और वैद्युत अपघटनी सेल में होता है, इसमें दोनों इलेक्ट्रोड एक ही पात्र में होता है, दोनों इलेक्ट्रोड एक ही पात्र में डूबा रहता है। तीसरा नंबर होगा, इसमें साल्ट ब्रिज या लवण सेतु की आवश्यकता होती है। वैद्युत रासायनिक सेल में ध्यान दीजिए, साल्ट ब्रिज या लवण सेतु की आवश्यकता होती है। और विद्युत अपघटनी सेल में देखिए, साल्ट ब्रिज या लवण सेतु की आवश्यकता नहीं होती है, साल्ट ब्रिज या लवण सेतु की आवश्यकता नहीं होती है। फिर चौथा नंबर होगा, इसमें एनोड ऋणात्मक। वैद्युत रासायनिक सेल में जो एनोड होता है ऋणात्मक होता है, लेकिन कैथोड धनात्मक होता है। और इसमें ठीक उल्टा होगा, एनोड धनात्मक और कैथोड ऋणात्मक। ध्यान दीजिए। पांचवा नंबर होगा कि इस अभिक्रिया मतलब यह अभिक्रिया स्वतः परिवर्तित होती है। यह जो अभिक्रिया है स्वतः परिवर्तित होती है, यह अभिक्रिया स्वतः परिवर्तित नहीं होती है। तो हो गया विद्युत अपघटनी सेल और विद्युत रासायनिक सेल में अंतर। अगला हम टॉपिक देखेंगे इलेक्ट्रोड विभव। इलेक्ट्रोड विभव, अर्ध सेल विभव, एकल इलेक्ट्रोड विभव। अगला टॉपिक है इलेक्ट्रोड विभव। इलेक्ट्रोड विभव, अर्ध सेल विभव या एकल इलेक्ट्रोड विभव। तो ध्यान दीजिए इसका परिभाषा, धातु तथा इसके आयन के मध्य, धातु तथा इसके आयन के मध्य, धातु तथा इसके आयन के मध्य उत्पन्न विभवांतर को, उत्पन्न विभवांतर को इलेक्ट्रोड विभव या अर्ध सेल विभव कहते हैं, या एकल इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। तो धातु तथा इसके आयन के मध्य, धातु तथा इसके आयन के मध्य उत्पन्न विभवांतर को, उत्पन्न विभवांतर को इलेक्ट्रोड विभव या अर्ध सेल विभव कहते हैं। अगला टॉपिक है कौन सा, देखिए मानक इलेक्ट्रोड विभव। मानक इलेक्ट्रोड विभव, स्टैंडर्ड रिएक्शन पोटेंशियल, मानक इलेक्ट्रोड विभव। ध्यान दीजिए, 298 केल्विन पर, 298 केल्विन पर जब एक इलेक्ट्रोड को, जब एक इलेक्ट्रोड को उसके आयन के 1 मोलर सांद्रता, उसके आयन के 1 मोलर सांद्रता वाले विलयन में डुबाया जाता है, 1 मोलर सांद्रता वाले विलयन में डुबाया जाता है, तो उत्पन्न इलेक्ट्रोड विभव को, उत्पन्न इलेक्ट्रोड विभव को मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। और इसे ई शून्य द्वारा सूचित किया जाता है, ई शून्य द्वारा, ई ओ द्वारा सूचित किया जाता है। यानी 298 केल्विन पर जब एक इलेक्ट्रोड को उसके आयन के 1 मोलर सांद्रता वाले विलयन में डुबाया जाता है, तो उत्पन्न इलेक्ट्रोड विभव को इसे मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं, इसे इसके द्वारा सूचित किया जाता है। अगला टॉपिक है सेल का विद्युत वाहक बल। सेल का विद्युत वाहक बल या सेल विभव, सेल का विद्युत वाहक बल या सेल विभव किसे कहते हैं। तो ध्यान दीजिए, दो इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड विभव के अंतर को, दो इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड विभव के अंतर को, इलेक्ट्रोड विभव के अंतर को सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। दो इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड विभव के अंतर को सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं, और इसे ईएमएफ, ईएमएफ, इसे ईएमएफ द्वारा सूचित किया जाता है। तो सेल का विद्युत वाहक बल को ईएमएफ द्वारा सूचित किया जाता है, और दो इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड विभव के अंतर को सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं।
और सेल का विद्युत वाहक बल का सूत्र हो जाएगा ई कैथोड, यानी इलेक्ट्रोड जो होगा कैथोड माइनस इलेक्ट्रोड एनोड। ध्यान दीजिए, दोनों इलेक्ट्रोड विभव के अंतर को, दोनों इलेक्ट्रोड विभव के अंतर को क्या कहते हैं? तो विद्युत वाहक बल कहते हैं, ईएमएफ कहते हैं। यानी ईएमएफ बराबर हो जाएगा ई कैथोड माइनस ई एनोड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विद्युत वाहक बल और विभवांतर में अंतर लिखें। विद्युत वाहक बल और विभवांतर में अंतर लिखें। तो ध्यान दीजिए, एक और विद्युत वाहक बल लिखेंगे और एक और विभवांतर लिखेंगे। एक और विभवांतर, एक और विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल में पहला होगा, इसे विभव मापी से मापा जाता है। जो विद्युत वाहक होता है बल, उसे विभव मापी से मापा जाता है। अब विभवांतर को वोल्ट मीटर से मापते हैं। विभवांतर को वोल्ट मीटर से मापते हैं। दूसरा नंबर होगा, सेल से प्राप्त अधिक वोल्टता, सेल से प्राप्त अधिक वोल्टता विद्युत वाहक बल होती है। जो सेल से प्राप्त अधिक वोल्टता होती है विद्युत वाहक बल होती है। और ध्यान दीजिए, यह सेल से प्राप्त अधिकतम वोल्टता से हमेशा हमेशा कम होता है। जो सेल से वोल्टता प्राप्त होता है हमेशा कम होता है। तो हो गया विद्युत वाहक बल और विभवांतर में अंतर। अगला टॉपिक हम देखेंगे, सेल या बैटरी। सेल या बैटरी, सेल या बैटरी किसे कहते हैं? तो वैसी युक्ति जिससे विद्युत धारा उत्पन्न की जाती है, वैसी युक्ति जिससे विद्युत धारा उत्पन्न की जाती है उसे सेल या बैटरी कहते हैं। वैसी युक्ति जिससे विद्युत धारा उत्पन्न की जाती है उसे सेल या बैटरी कहते हैं। वैसी युक्ति जिससे विद्युत धारा उत्पन्न की जाती है, विद्युत धारा उत्पन्न की जाती है उसे सेल या बैटरी कहते हैं। और ध्यान दीजिए, एक व्यावसायिक बैटरी में निम्नलिखित विशेषताएं होनी चाहिए। जो व्यवसाय के रूप में बैटरी उपयोग होता है उसमें निम्नलिखित विशेषताएं होनी चाहिए। कौन कौन? तो पहला है, इसे हल्की तथा आकार में संहत होना चाहिए। यह हल्की भी होनी चाहिए और कोई आकार में होनी चाहिए। ध्यान दीजिए, बैटरी का प्रयोग करते समय उसे वोल्टेज में अधिक परिवर्तन नहीं होना चाहिए। जो उसका वोल्टेज होता है अधिक परिवर्तन नहीं होना चाहिए। और तीसरा नंबर है, इसे दीर्घ अवधि तक कार्यरत होना चाहिए, यानी बैटरी को कुछ टाइम तक चलना चाहिए। और ध्यान दीजिए, व्यावसायिक बैटरी या सेल को 3 वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में? तो 3 वर्गों में बांटा गया है। व्यावसायिक सेल या बैटरी को 3 वर्गों में बांटा गया है। 3 वर्गों में। पहला होगा प्राथमिक सेल, द्वितीयक सेल और ईंधन सेल। प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल और फ्यूल सेल। तो जो व्यावसायिक सेल या बैटरी होता है 3 प्रकार का होता है, प्राथमिक सेल, द्वितीयक सेल और ईंधन सेल। अब देखेंगे हम पहला प्राथमिक सेल। यानी प्राथमिक सेल तो वे सेल जिसमें रेडॉक्स अभिक्रिया केवल एक बार होती है। कहने का मतलब ये हुआ कि एक बार बैटरी चार्ज है तो बस एक बार ही होगा, दोबारा खत्म होगा तो चार्ज नहीं होगा। यानी वो बैटरी क्या हो गया? खत्म हो गया। जैसे कि टॉर्च का बैटरी होता है, टॉर्च का बैटरी का एक बार उपयोग कर लेने पर दोबारा जो पहले वाला टॉर्च आता था 3 सेल वाला, 2 सेल वाला, वो बैटरी चार्ज नहीं होता था। एक बार खत्म तो खत्म। तो ध्यान दीजिए, वे सेल जिसमें रेडॉक्स अभिक्रिया केवल एक बार होती है, या वह सेल जिसे खत्म हो जाने के बाद पुनः चार्ज नहीं किया जा सकता है, उसे प्राथमिक सेल कहते हैं। और इस सेल का उदाहरण है डेनियल सेल, शुष्क सेल और मरकरी सेल। ध्यान दीजिए, तीनों सेल को याद रखिएगा। क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि डेनियल सेल को किस सेल का उदाहरण है? तो प्राथमिक सेल। शुष्क सेल किस सेल का उदाहरण है? तो प्राथमिक सेल। मरकरी सेल किस सेल का उदाहरण है? तो प्राथमिक सेल। ये क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। तो ध्यान दीजिए, प्राथमिक सेल वह सेल जिसे खत्म हो जाने के बाद पुनः चार्ज नहीं किया जा सकता है, या रेडॉक्स अभिक्रिया केवल एक बार होती है, उसे प्राथमिक सेल कहते हैं। और प्राथमिक सेल निम्नलिखित हैं, जैसे में होगा डेनियल सेल, शुष्क सेल, मरकरी सेल। और ध्यान दीजिए नोट में, जो शुष्क सेल का होता है विभव 1.25 से 1.5 वोल्ट के पास का होता है। यानी 1.25 से 1.5 वोल्ट तक होता है। दूसरा है मरकरी सेल में 1.35
1.35 वोल्ट का नियत विभव प्राप्त होता है मरकरी सेल में। और मरकरी सेल का उपयोग श्रवण यंत्र यानी सुनने वाला घड़ी या कैमरा में किया जाता है। जो कान वाला आता है, जो कान का बहरा हो जाता है, उसे एक मशीन आता है, वो होता है मशीन श्रवण यंत्र। तो उसमें और घड़ी में और कैमरा में जो मरकरी सेल है उसका उपयोग होता है, मरकरी सेल का उपयोग होता है। इसके बाद हम देखेंगे द्वितीयक सेल। द्वितीयक सेल तो वह सेल जो दोबारा चार्ज हो जाए, यानी रेडॉक्स अभिक्रिया बार बार होती है, उसे द्वितीयक सेल कहते हैं। जैसे में नया वाला इस समय टॉर्च जो आ रहा है, चाहे मोबाइल का बैटरी हो गया, दोबारा चार्ज हो रहा है पुनः, तो जो बार बार चार्ज होता है यानी खत्म हो जाने के बाद भी पुनः चार्ज किया जा सकता है, द्वितीयक सेल कहलाता है। तीसरा हम लोग देखेंगे, द्वितीयक सेल का उदाहरण है सीसा संचायक सेल, सीसा संचायक सेल और निकिल कैडमियम सेल। द्वितीयक सेल का उदाहरण है सीसा संचायक सेल और निकिल कैडमियम सेल। ध्यान दीजिए नोट में, सीसा संचायक सेल का उपयोग वाहन में जैसे कार हो गया, बस हो गया, ट्रक हो गया, इसमें उपयोग होता है। सीसा संचायक जो सेल होता है इसमें, यानी द्वितीयक सेल का उपयोग किसमें होता है, तो वाहन में जैसे कार, बस, ट्रक में। इसके बाद है दूसरा कैडमियम सेल। कैडमियम सेल का उपयोग जो कैलकुलेटर होता है या इलेक्ट्रॉनिक रिस्ट वॉच होता है, इलेक्ट्रॉनिक वॉच, उसमें निकिल कैडमियम सेल का उपयोग किया जाता है। अब नंबर हम 3 देखेंगे, ईंधन सेल। प्राथमिक सेल हो गया, द्वितीयक सेल हो गया, इसके बाद ईंधन सेल। तो वे सेल जिसमें ईंधन को रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। जो ईंधन का रासायनिक ऊर्जा होता है उसको सीधे वैद्युत ऊर्जा में, वह सेल जिसमें जो ईंधन होता है, ईंधन के रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, उसे ईंधन सेल कहते हैं। ईंधन के रूप में कौन होता है, तो H2 होता है, CO होता है, CH4 होता है। और ध्यान दीजिए, सबसे महत्वपूर्ण एवं सफल ईंधन सेल हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल, हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल है सबसे महत्वपूर्ण और सबसे सफल। कौन, तो H2O2 ईंधन सेल, H2O2 ईंधन सेल तो हो गया। जो दोबारा चार्ज नहीं होगा प्राथमिक सेल, जो बार बार चार्ज होगा द्वितीयक सेल, और जो ईंधन के रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाए उसे कहते हैं ईंधन सेल। अगला टॉपिक है संक्षारण। संक्षारण, संक्षारण यानी भोजपुरी में मूर्छा बोला जाता है कि मूर्छा लागल बा, कोई लोहा में देखिएगा पूरा रंग का हो जाएगा, तो उसी को देहाती भाषा में बोला जाता है मूर्छा, और हिंदी में बोला जाता है संक्षारण। संक्षारण तो ध्यान दीजिए, वायु अथवा रासायनिक पदार्थों द्वारा, वायु अथवा रासायनिक पदार्थों द्वारा धातुओं का धीरे धीरे क्षय होना, वायु अथवा रासायनिक पदार्थों द्वारा धातुओं का धीरे धीरे क्षय होना संक्षारण कहलाता है। जब हम लोहे को खुले हवा में छोड़ देंगे तो कुछ दिनों के बाद उसमें भूरे भूरे रंग का परत चढ़ने लगती है, उसी को हम बोलते हैं भोजपुरी में मूर्छा, हिंदी में संक्षारण। और ध्यान दीजिए, संक्षारण को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित है, निम्नलिखित है। पहला है समुद्री जल, समुद्री जल यानी समुद्री जल में लवण की अत्यधिक मात्रा होने के कारण संक्षारण के दर बढ़ जाती है। जो समुद्री जल होता है उसमें लवण होता है यानी नमक होता है, उस नमक के कारण क्षय होने की शक्ति बढ़ जाती है, यानी संक्षारण की दर बढ़ जाती है। नंबर 2 है धातुओं की प्रकृति। धातुओं की प्रकृति, तो किसी धातु की क्रियाशीलता जितनी अधिक होती है, अगर कोई धातु की क्रियाशीलता यानी क्रिया करने की क्षमता जितनी अधिक होगी, वह धातु उतनी ही अधिक शीघ्रता से संचारित होगी, यानी उस धातु में उतना ही अधिक मूर्छा या जंग लगेगा। तीसरा है अशुद्धि की उपस्थिति। अशुद्धि की उपस्थिति यानी शुद्ध लोहे की अपेक्षा अशुद्ध लोहे में जंग अधिक लगता है। जो धातु जितना अशुद्ध होगा उतना ही जंग लगेगा, यानी शुद्ध लोहे की अपेक्षा जो अशुद्ध लोहा होगा उसमें जंग अधिक मात्रा में लगता है। और ध्यान दीजिए, अगला टॉपिक है धातु के संक्षारण से बचाव से 2 उपाय को लिखे, यानी धातु को जंग से बचाने के 2 उपाय को लिखे। तो पहला नंबर होगा बाधा रक्षण या सतह रक्षण, बाधा रक्षण या सतह रक्षण।
तो यह लोहे में जंग रोकने के लिए सबसे सरल विधि है। ध्यान दीजिए, सतह जो संरक्षण होता है वह लोहे में जंग रोकने के लिए सबसे सरल विधि। सतह मतलब समझिएगा कोई भी परत है, जिसे लोहा है, जिसे लोहा की किवाड़ी लोग क्या करते हैं, पेंट करते हैं, तो उसके ऊपरी परत पर क्या करते हैं कि पेंट कर देते हैं। तो जब ऊपर का परत पेंट हो गया तो ना उसमें नमी जाएगा ना हवा जाएगा, तो क्या हो जाएगा, जंग से बच जाएगा। तो ऊपर का हम सतह को क्या करते हैं, पेंट करते हैं, तो वही है सतह रक्षा। तो ध्यान दीजिए, यह लोहे में जंग रोकने के लिए सबसे सरल विधि है। इसके निम्न विधि हैं, जो सतह रक्षा है इसके निम्न विधि है। पहला है सतह को पेंट करके, सतह को पेंट करके, धातु की सतह पर तेल लगा के, ग्रीस या बार्निश का लेप लगा करके, ध्यान दीजिएगा, जिसे लोहे का किवाड़ी हो गया है, उस पर मोबिल लोग घस देते हैं, मोबिल लोग लगा देते हैं। तो सतह पर, जिसे मोबिल क्या है, तेले है एक प्रकार का, ग्रीस लगा देते हैं। नंबर 3 है इलेक्ट्रोप्लेटिंग, विद्युत लेपन। विद्युत लेपन से टीन, निकेल, जिंक, क्रोमियम आदि धातुओं की पतली परत लेपित करके, पतली परत लेपित करके, ध्यान दीजिए, चाहे टीन की परत हो, निकेल की, चाहे जिंक की, क्रोमियम की, इस धातु की पतली परत चढ़ा देने पर भी जंग नहीं लगता है। अगला नंबर है उत्सर्ग रक्षण, यानी उत्सर्ग रक्षण करके भी जंग से बचाया जा सकता है। वह विधि जिसमें धातु को जंग से बचाने के लिए, धातु को जंग से बचाने के लिए उस पर धातु का लेप लगाया जाता है। जैसे कोई धातु है, उसे जंग से बचाने के लिए उस धातु पर कोई अन्य धातु का ही लेप लगा करके बचाया जाता है, यानी लेप लगाया जाता है, उसे उत्सर्ग रक्षण कहते हैं। जैसे गैल्वेनीकरण, गैल्वेनीकरण, तो गैल्वेनीकरण में क्या होता है, लोहे की परत पर जिंक की परत लगाया जाता है। तो लोहे की सतह पर जिंक की परत लगाने की प्रक्रिया को, जिंक की परत लगाने की प्रक्रिया को गैल्वेनीकरण कहते हैं, या इसी को जस्तीकरण भी कहते हैं। अगला है देखिए टीनीकरण, जस्तीकरण के बाद टीनीकरण। तो किसी धातु पर टीन को लेपित करने की प्रक्रिया, टीन को लेपित करने की प्रक्रिया को टीनीकरण कहते हैं, यानी टीन का लेप चढ़ाने पर, टीन का लेप चढ़ा करके भी जंग को रोका जाता है। तो वही कह रहे हैं, किसी धातु पर टीन को लेपित करने की प्रक्रिया को टीनीकरण कहते हैं। अगला टॉपिक है, ध्यान दीजिएगा, वैद्युत अपघटनी सेल का सचित्र वर्णन करें। वैद्युत अपघटनी सेल का सचित्र वर्णन करें। तो वह युक्ति जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलती है उसे विद्युत अपघटनी सेल कहते हैं, विद्युत अपघटनी सेल कहते हैं। और इसमें निम्नलिखित भाग है, वह युक्ति जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलती है उसे विद्युत अपघटनी सेल कहते हैं। इसके निम्नलिखित भाग है। पहला इसमें होता है तो विद्युत अपघटनी टैंक होता है, यानी यह अचालक पदार्थ जैसे कांच, लकड़ी, बेकेलाइट का बना होता है। जैसे कि मान लीजिए बैटरी बनाना है, तो जो इसका टैंक होगा अचालक, यानी इसमें धारा प्रवाहित नहीं होगा, और ये या तो कांच का होगा, या लकड़ी का होगा, या बेकेलाइट का बना होगा। घुलित या गलित अवस्था में होता है। जो वैद्युत अपघटय, इसमें जो कोई पदार्थ डाला जाता है तो यह घुलित अवस्था में होता है। कौन सी अवस्था, तो घुलित अवस्था या गलित अवस्था में होती है। अब ध्यान दीजिए, विद्युत स्रोत, तो इसमें विद्युत स्रोत होता है, उसमें लगा होता है विद्युत रासायनिक या बैटरी लगी होती है, विद्युत देने के लिए उसमें बैटरी लगी होती है। अब ध्यान दीजिए, इसमें धातु के दो छड़ वैद्युत अपघटय में डालकर दोनों शीर्षों को जोड़ देते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए, बैटरी है, जो यह है, यह अचालक शीशा का होगा, लकड़ी का होगा, नहीं तो कोई अचालक या कुचालक पदार्थ का ही होगा। इसमें जो है यह विद्युत अपघटय है गलित अवस्था में। और ध्यान दीजिए, इसमें धातु की दो छड़ होती है, धातु की दो छड़ होती है, यही धातु की छड़ है, एक एनोड है और एक कैथोड है, यही है। और इसमें यहाँ पर बैटरी को जोड़ दिया गया है, बैटरी को जोड़ दिया गया है, एक प्लस से एक माइनस से।
जो इलेक्ट्रोड बैटरी के धन ध्रुव से जुड़ा रहता है उसे एनोड कहते हैं। ध्यान दीजिए, जो इलेक्ट्रोड बैटरी के धन ध्रुव से जुड़ा रहता है उसे एनोड कहते हैं। और एनोड पर ऑक्सीकरण की क्रिया यानी इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। तो जो बैटरी इलेक्ट्रोड के धन ध्रुव से जुड़ी रहती है, यानी बैटरी के जो इलेक्ट्रोड बैटरी के धन ध्रुव से जुड़ी रहती है उसे एनोड कहते हैं। और एनोड पर हमेशा इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, यानी ऑक्सीकरण की क्रिया होती है। और जो इलेक्ट्रोड बैटरी के ऋण ध्रुव से जुड़ा होता है उसे कैथोड कहते हैं। ऋण ध्रुव से जुड़ा होगा उसे कैथोड कहेंगे। और कैथोड पर अपचयन की क्रिया होती है या इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। यहाँ पर देख लीजिए, यही अभिक्रिया होता है सेल में, और ये कैथोड पर अपचयन हो रहा है, और यहाँ पर देखिए एनोड पर ऑक्सीकरण हो रहा है। अतः वैद्युत अपघटन आवश्यक रूप से रेडॉक्स अभिक्रिया है। जो वैद्युत अपघटन है वो रेडॉक्स अभिक्रिया है। इसके बाद देखिए ये क्वेश्चन हम देखेंगे, गैल्वेनी सेल का सचित्र वर्णन कर, या वैद्युत रासायनिक सेल का सचित्र वर्णन कर। वीवीआई क्वेश्चन है। वैद्युत रासायनिक सेल या गैल्वेनी सेल का सचित्र वर्णन करें। तो ध्यान दीजिए, पहले इसका हम परिभाषा देखेंगे। तो वैसी युक्ति जिससे रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। वैसी युक्ति जिससे रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है उसे वैद्युत रसायन कहते हैं। और इस सेल का निर्माण गैल्वेनी या ए वोल्टा ने किया था। अतः इसे गैल्वेनी सेल या वोल्टिया सेल या रेडॉक्स सेल भी कहते हैं। इस सेल का निर्माण, ध्यान दीजिए, इस सेल का निर्माण गैल्वेनी ने किया था, इसलिए इसे गैल्वेनी सेल भी कहते हैं। और इस सेल का निर्माण ए वोल्टा ने भी किया था। दोनों ने मिलकर किया था, इसलिए इसे वोल्टिया सेल भी कहते हैं। और इसी सेल का और भी नाम है रेडॉक्स सेल। तो वैसी युक्ति जिससे रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है उसे वैद्युत रसायन कहते हैं। और इसी सेल का नाम है गैल्वेनी सेल या वोल्टिया सेल या रेडॉक्स सेल है। इस सेल में जिंक धातु तथा जलीय कॉपर सल्फेट के विलयन के मध्य रासायनिक क्रिया होती है। ध्यान दीजिए, जो विद्युत रासायनिक सेल है या वोल्टिया सेल, इसमें होता क्या है कि जिंक धातु तथा जलीय कॉपर सल्फेट के विलयन के मध्य रासायनिक क्रिया होती है। रासायनिक क्रिया होती है, यानी जिंक और कॉपर सल्फेट में कॉपर आयन, इसके बीच का होता है क्रिया होता है, यानी रासायनिक क्रिया होता है। ध्यान दीजिए, जिंक धातु की छड़ जिंक सल्फेट के विलयन में तथा कॉपर धातु की छड़ कॉपर सल्फेट के विलयन में। जो जिंक धातु है उसकी छड़ जिंक सल्फेट के विलयन में, और कॉपर धातु की छड़ कॉपर सल्फेट के विलयन में रखते हैं। यह दोनों इलेक्ट्रोड को वोल्ट मीटर से जोड़ देते हैं। तथा दोनों विलयन को यू आकार की नली को, जो दोनों इलेक्ट्रोड है दोनों को यू आकार की नली से जोड़ देते हैं। अतः इस यू आकार की नली को लवण सेतु या साल्ट ब्रिज कहते हैं। जो यू आकार की नली होती है उसे साल्ट ब्रिज या लवण सेतु कहते हैं। और लवण सेतु में पोटेशियम नाइट्रेट K2SO4 KCl इस सब विलयन भरा रहता है। जो यू आकार की नली है उसमें पोटेशियम नाइट्रेट, कॉपर सल्फेट और पोटेशियम क्लोराइड का विलयन भरा रहता है। इसमें जिलेटिन या एगर को मिश्रित कर देते हैं, जो इसे अर्धठोस पेस्ट में बदल देता है। यू आकार की नली में ध्यान दीजिए, यहाँ से यानी कॉपर, पोटेशियम नाइट्रेट और ये सब जिलेटिन और एगर को मिश्रित करके उसमें डाल देते हैं, यह अर्धठोस में बदल देता है। जब परिपथ में कुंजी लगाकर परिपथ को पूर्ण किया जाता है
तो निम्न परीक्षण होता है। ध्यान दीजिए, जो परिपथ होता है उसमें कुंजी लगा देते हैं और कुंजी लगा करके परिपथ को पूर्ण किया जाता है, तो इसमें निम्न परिवर्तन होता है। पहला परिवर्तन है बाह्य परिपथ में। जो बाह्य परिपथ है इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है और जिंक के छड़ के भार में ह्रास यानी कमी। जो जिंक का छड़ होता है उसके भार में ह्रास तथा कॉपर के भार में वृद्धि होती है। और जिंक सल्फेट में नंबर 3 है, जिंक सल्फेट विलयन में जिंक आयन का सांद्रण बढ़ जाता है तथा कॉपर सल्फेट के विलयन में कॉपर आयन का सांद्रण घट जाता है। और चौथा पॉइंट है, दोनों पात्र में रखे विलयन विद्युतीय रूप से उदासीन होता है। जो दोनों पात्र में रखा विलयन होता है विद्युतीय रूप से उदासीन होता है। और यही है देखिए सेल। ध्यान दीजिए, जो जिंक का छड़ है जिंक सल्फेट के विलयन में, ध्यान दीजिए दोनों पात्र है, ये दोनों पात्र है। एक यह पात्र है, एक यह पात्र है। इसमें जिंक सल्फेट है, इसमें कॉपर सल्फेट है, इसमें कॉपर सल्फेट है। ध्यान दीजिए, इसमें कॉपर सल्फेट है। और ध्यान दीजिए, कॉपर सल्फेट के विलयन में कॉपर की छड़ है और जिंक सल्फेट के विलयन में जिंक की छड़ है। इसी छड़ को हम एनोड कहते हैं। क्या कहते हैं? एनोड कहते हैं। अब ध्यान दीजिए, इसमें यू आकार की यही नली है, यू आकार की नली है। इस यू आकार की नली को साल्ट ब्रिज कहते हैं या लवण सेतु कहते हैं। इसके बाद ध्यान दीजिए, यह धन ध्रुव है और यह ऋण ध्रुव है। और बाह्य परिपथ में हम क्या करते हैं कि कुंजी जोड़ देते हैं और इसमें वोल्ट मीटर, इसमें वोल्ट मीटर लगा देते हैं। कुंजी जोड़ देने के बाद क्या होता है, बाह्य परिपथ में धारा प्रवाहित होने लगती है और इस प्रकार से यह जो सेल होता है तैयार हो जाता है। अब ध्यान दीजिए सेल का कार्य, सेल का कार्य, सेल का कार्य निम्नलिखित है। पहला है जिंक का ऑक्सीकरण। जिंक का ऑक्सीकरण जिंक आयन में होता है, जिंक का ऑक्सीकरण जिंक आयन में होता है तथा इलेक्ट्रॉन मुक्त होती है। यहाँ पर देखिए अभिक्रिया भी है, जो इलेक्ट्रॉन होती है मुक्त होती है। नंबर 2 है ऑक्सीकरण के दौरान, ऑक्सीकरण के दौरान निर्मुक्त इलेक्ट्रॉन, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है वो बाह्य परिपथ से होकर कॉपर इलेक्ट्रोड की ओर प्रवाहित होती है। ध्यान दीजिए, यहां से जो होता है ना इलेक्ट्रॉन कॉपर की ओर प्रवाहित होती है, इधर से इधर, इधर से इधर प्रवाहित होती है। नंबर 3 है कॉपर आयन। कॉपर आयन कॉपर क्षय की ओर जाकर इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर अवकृत हो जाती है, अवकृत हो जाती है। ये अवकृत लिखा गया, अवकृत हो जाती है एवं कॉपर क्षण पर जमा हो जाती है। ध्यान दीजिएगा, जो कॉपर आयन है, कॉपर आयन कॉपर क्षण की ओर जाकर इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर अवकृत हो जाती है और कॉपर क्षण पर जमा हो जाती है। ध्यान दीजिए, यह जो कॉपर है यहां से कॉपर आयन निकलेगा, कॉपर आयन यही इलेक्ट्रोड पर जाकर यहाँ जम जाएगी। क्या हो जाएगी? जम जाएगी और अवकृत हो जाएगी। पर कि कॉपर आयन कॉपर की क्षय की ओर जाकर के इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके अवकृत हो जाएगी और कॉपर क्षण पर जमा हो जाएगी। यही देखिए समीकरण है। ध्यान दीजिए, नोट में हम देखेंगे, जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण होता है उसे एनोड कहते हैं। जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण होता है उसे एनोड कहते हैं तथा जिस पर अपचयन होता है उसे कैथोड कहते हैं। और सेल में जिंक क्षण एनोड तथा कॉपर क्षण कैथोड होता है। यानी जो विद्युत रासायनिक सेल है उसमें जो जिंक क्षण होता है एनोड का कार्य करता है और कॉपर की क्षण कैथोड का कार्य करता है। और नोट नंबर 2 है एनोड ऋणात्मक। इसमें जो एनोड होता है ऋणात्मक और कैथोड होता है धनात्मक होता है। जो विद्युत रासायनिक सेल है उसमें एनोड ऋणात्मक और कैथोड धनात्मक होता है। और ध्यान दीजिए, यह भी क्वेश्चन VVI है, पूछा है क्वेश्चन कि लवण सेतु या साल्ट ब्रिज के कार्य लिखे और परिभाषा भी लिखे। देखिए कार्य भी पूछा है, परिभाषा भी।
तो विद्युत रासायनिक सेल में यू आकार की नली को साल्ट ब्रिज कहते हैं। और ध्यान दीजिए इसके कार्य दो हैं। यह कर्ता का है कि परिपथ को पूर्ण करता है। ध्यान दीजिए, जो दो ऐसे बर्तन होते हैं, इसे जोड़ने के बाद क्या होता है कि यह दोनों को पूर्ण कर देता है, यानी एक अर्ध सेल से दूसरे अर्ध सेल में विद्युत धारा को प्रवाहित होने देता है। ध्यान दीजिए, परिपथ को पूर्ण करता है और एक अर्ध सेल से दूसरे अर्ध सेल में विद्युत धारा को प्रवाहित होने देता है। और नंबर 2 है, यह परिपथ को पूर्ण करके एक अर्ध सेल से दूसरे अर्ध सेल में आयन को प्रवाहित होने देता है, एक अर्ध सेल से दूसरे अर्ध सेल में। ध्यान दीजिए, एक ऐसे है, एक ऐसे, इसमें हम जोड़ देंगे तो इसमें से धारा कहाँ जाएगी, इसमें जाएगी, इसमें से इसमें जाएगी। आयन को प्रवाहित होने देता है, जिसके फलस्वरूप विद्युत उदासीनता प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन है, एक विद्युत रासायनिक सेल का प्रदर्शन या सेल निरूपण लिखें। एक विद्युत रासायनिक सेल का प्रदर्शन या सेल निरूपण लिखें। तो ध्यान दीजिए, विद्युत रासायनिक सेल को गैल्वेनी सेल भी कहते हैं। तो गैल्वेनी सेल या विद्युत रासायनिक सेल दो अर्ध सेल, ऑक्सीकरण अर्ध सेल तथा अपचयन अर्ध सेल का संयोजन है। दोनों अर्ध सेलों के संयोजन से होने वाला रासायनिक परिवर्तन परिगामी अभिक्रिया कहलाता है। और 1953 में IUPAC ने सेल को प्रदर्शित करने के लिए निम्न अवधारणाएं प्रस्तुत की। जो IUPAC संघ है, उसने एक नियम दिया सेल को प्रदर्शित करने के लिए। पहला है कि गैल्वेनी सेल में एनोड को बाएं और कैथोड को दाएं लिखते हैं। जो गैल्वेनी सेल है उसमें एनोड को हम बाएं लिखते हैं और कैथोड को दाएं लिखते हैं। नंबर 2 है, सेल के एनोड को प्रदर्शित करने के लिए धातु को पहले तथा वैद्युत अपघटय को बाद में लिखते हैं तथा दोनों के बीच में सेमीकोलन या उदग्र रेखा से लिखते हैं। ध्यान दीजिए, धातु को पहले और विद्युत अपघटय को बाद में लिखते हैं। तो डेनियल सेल के लिए हो जाएगा जिंक धातु पहले और जिंक आयन बाद में। और बीच में देखिए यहाँ पर लिखा गया सेमीकोलन या उदग्र। यह सेमीकोलन का चिन्ह है, यह उदग्र रेखा का चिन्ह है। नोट में हम लिख सकते हैं कि गैस इलेक्ट्रोड जैसे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए अक्रिय धातु जो इलेक्ट्रोड में प्रयुक्त होता है उसे भी लिखा जाता है। जैसे प्लेटिनम हो गया, हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन आयन हो गया। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। नंबर 3 है, सेल के कैथोड को प्रदर्शित करने के लिए एनोड तो हो गया, एनोड में पहले धातु लिखा जाता है, इसके बाद विद्युत अपघटन को लिखा जाता है। लेकिन सेल के कैथोड को प्रदर्शित करने के लिए वैद्युत अपघटय को पहले एवं धातु को बाद में लिखा जाता है। यानी इसमें क्या हो जाएगा कि वैद्युत अपघटय पहले हो जाएगा और धातु बाद में। तो डेनियल सेल के लिए हो जाएगा कॉपर आयन पहले और कॉपर धातु बाद में। दो अर्धसेलों को उदग्र रेखाओं से अलग किया जाता है जो लवण सेतु को सूचित करता है। ध्यान दीजिए, दो अर्धसेलों को दो उदग्र रेखाओं से अलग किया जाता है जो लवण सेतु को प्रदर्शित करता है। जैसे में देखिएगा, जैसे कि एनोड पर होता है धातु, इसके बाद विद्युत अपघटन। अब देखिए, यही जो चीज है यही है दो उदग्र रेखा, यह लवण सेतु को प्रदर्शित करता है। और कैथोड पर क्या होता है कि पहले वैद्युत अपघटय तब का होगा धातु। जो यह होता है दो उदग्र रेखा, यह लवण सेतु को सूचित करता है। और यह पूरा समीकरण सेल होता है।
ध्यान दीजिए, यह एनोड है और यह कैथोड है। यह एनोड है और यह कैथोड है। इसमें देखिए धातु पहले है, इसके बाद विद्युत अपघटन बाद में, दो उदग्र रेखा है और इसके बाद एनोड, यानी वैद्युत अपघटन पहले और धातु बाद में। तो डेनियल सेल के लिए हो जाएगा जिंक धातु, इसके बाद जिंक आयन, बीच में उदग्र रेखा, कॉपर आयन, तब कॉपर धातु। अगला टॉपिक है सेल अभिक्रिया। सेल अभिक्रिया, तो विद्युत रासायनिक सेल में एक इलेक्ट्रोड से विद्युत रासायनिक सेल में एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड में इलेक्ट्रॉन के प्रवाह कैथोड तथा एनोड के कारण होता है। कैथोड और एनोड के कारण होता है। वैद्युत रासायनिक सेल में एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह कैथोड तथा एनोड के कारण होता है। ध्यान दीजिए, यह मान लीजिए हो गया एनोड और यह हो गया कैथोड, इन दोनों के कारण ही इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है। किसी सेल अभिक्रिया के दोनों अर्धसेल अभिक्रिया के योग को सेल अभिक्रिया कहते हैं। कह रहा है किसी सेल के दोनों अर्ध अभिक्रिया के योग को, दोनों अर्ध अभिक्रिया के योग को सेल अभिक्रिया करते हैं। यानी सरल वोल्टीय सेल के लिए हम देखेंगे अर्ध सेल। अर्ध सेल ध्यान दीजिए, यह होता है कैथोड पर और यह होता है एनोड पर। यह होता है कैथोड पर, यह होता है एनोड पर, और दोनों को हम जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा सेल अभिक्रिया। तो सेल अभिक्रिया पर कह रहा है दोनों अर्ध सेलों का योग। देखिए इसको इसको जोड़ दिया गया है, तो दोनों सेल का क्या हो गया योग, सेल अभिक्रिया। सेल अभिक्रिया, यहाँ पर जिंक होगा तो इस पर कॉपर आयन, जिंक आयन तो कॉपर, यानी जिंक से कॉपर की ओर का होता है प्रवाह होता है। अगला टॉपिक है निम्न का सेल अभिक्रिया लिखे। निम्न का सेल अभिक्रिया लिखे। यहाँ पर देखिए 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। दिया है क्वेश्चन Fe और Fe आयन, सल्फ्यूरिक अम्ल और H2। तो देखिए कैसे हम लिखेंगे सेल अभिक्रिया। यहाँ से लोहा को उठा लेंगे और इसमें से हाइड्रोजन को यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद यहाँ से A उठाएंगे और यहाँ से H2 को जोड़ देंगे। अगला क्वेश्चन है उस सेल का निर्माण करें, उस सेल का निर्माण करें जिसमें सेल अभिक्रिया निम्न होती है। उस सेल का निर्माण करें, यहाँ पर देखिए सेल का निर्माण करना है और सेल अभिक्रिया निम्न होती है, यानी सेल अभिक्रिया दिया है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर Fe है अब प्लस कॉपर सल्फेट, और यहाँ पर फेरस सल्फेट है और यहाँ पर कॉपर है। ध्यान दीजिए इसको हम कैसे करेंगे, यहाँ से धातु को उठाएंगे और यहाँ पर उदग्र रेखा देंगे और यहाँ पर FeSO4, यानी देखिए लिखवाए हैं जब बना रहे थे तब कौन विद्युत रासायनिक अभिक्रिया, जो जिंक होता है जिंक सल्फेट में, जिंक होता है जिंक सल्फेट में, कॉपर होता है कॉपर सल्फेट में। तो सेम सूत्र लगेगा यहाँ पर, जो लोहा है इस लोहा के सल्फेट में, जो कॉपर है कॉपर सल्फेट में। यह हो गया कौन सेल अभिक्रिया हो गया, यह हो गया सेल का निर्माण हो गया। और देखिए सेल अभिक्रिया दिया है, ये सेल अभिक्रिया दिया है और सेल का निर्माण करना है। तो ध्यान दीजिए, जो धातु होगा उसी के विलयन में डूबा रहेगा, जो धातु होगा उसी के विलयन में डूबा होगा, तो क्या होगा वो सेल का निर्माण होगा। तो यहाँ पर देखिए यह ऐसे दिया है, तो लोहा होगा इसके विलयन में और यहाँ पर कॉपर होगा कॉपर के विलयन में, हो गया। अगला दिया है Zn H2SO4 और Zn SO4 प्लस H2 दिया है, यहाँ पर हो जाएगा Zn SO4 H2SO4। यहाँ पर देखिए FeSnCl2 दिया है और SnFeCl2, तो Fe हो जाएगा FeCl2 में और Sn हो जाएगा SnCl2। फिर से देखेंगे हम, सेल अभिक्रिया दिया है, यहाँ पर देखिए सेल अभिक्रिया दिया और सेल निर्माण करना है। देखिए यह सेल अभिक्रिया आपका दिया है और सेल निर्माण करना है। तो ध्यान दीजिए सेल में होता क्या है,
कि जो धातु होगा उसी के विलयन में डूबा होगा, जो धातु होगा उसी के विलयन में। तो देखिए लोहा है तो लोहा वाला विलयन में डूबेगा, यानी फेरस सल्फेट FeSO4। यहाँ पर कॉपर है तो कॉपर सल्फेट में। अगला देखेंगे हम, देखिए यहाँ पर दिया है जिंक H2SO4, जिंक SO4 H2 दिया है। देखिए यहाँ पर जिंक है तो जिंक लिख लेंगे और जिंक सल्फेट यहाँ से डाल देंगे। इसके बाद देखिए H2SO4 है तो यहाँ हाइड्रोजन यहाँ हो जाएगा। फिर देखिए दिया है FeCl2, Fe और प्लस SnCl2 और FeCl2 प्लस Sn दिया है। तो Fn होगा FeCl2 में और Sn होगा SnCl2 में। अगला टॉपिक है, ध्यान दीजिए, सेल चित्र। सेल चित्र, सेल डायग्राम। जब विद्युत रासायनिक सेल को उसके संकेतों या प्रतीकों द्वारा निरूपित करते हैं। जब विद्युत रासायनिक सेल को उसके संकेतों या प्रतीकों द्वारा निरूपित करते हैं उसे सेल चित्र कहते हैं और इसे निम्न प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। ध्यान दीजिए, जब विद्युत रासायनिक सेल को उसके संकेतों या प्रतीकों द्वारा निरूपित करते हैं उसे सेल चित्र कहते हैं और इसे निम्न प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। अगला नंबर है क्वेश्चन, विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता, ध्यान दीजिए, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं, या 1 सेंटीमीटर क्यूब पदार्थ की चालकता को विशिष्ट चालकता कहते हैं और विशिष्ट चालकता को कांपा द्वारा व्यक्त करते हैं। ध्यान दीजिए, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं, या 1 सेंटीमीटर पदार्थ की चालकता को विशिष्ट चालकता कहते हैं और विशिष्ट चालकता को कांपा द्वारा सूचित किया जाता है। और इसका SI मात्रक होता है सीमेंस प्रति मीटर या प्रति ओम प्रति मीटर। जो विशिष्ट चालकता होता है उसका होता है मात्रक, विशिष्ट चालकता का मात्रक होता है प्रति ओम प्रति मीटर। और ध्यान दीजिए, 1 प्रति ओम प्रति मीटर बराबर होता है 100 प्रति ओम 100 प्रति सीएम। अगला टॉपिक है तुल्यांकी चालकता। तुल्यांकी चालकता, किसी बिलियन में 1 ग्राम तुल्यांकी विद्युत अपघटय की मात्रा उपस्थित हो 1 सीएम की दूरी पर स्थित 2 समानांतर इलेक्ट्रोड के मध्य उस बिलियन की चालकता को तुल्यांकी चालकता कहते हैं और इसे लेम्डा EQ द्वारा सूचित किया जाता है। अगला टॉपिक हम देखेंगे मोलर चालकता। तो 1 मोल विद्युत अपघटय वाला विलयन जो 1 मीटर की दूरी पर 2 बड़े इलेक्ट्रोड के बीच रखा गया हो द्वारा प्रदत्त चालकता को मोलर चालकता कहते हैं। इसे लेम्डा M द्वारा सूचित किया जाता है और मोलर चालकता बराबर होता है kV कांपा इंटू आयतन, जहां V का है 1 मोल विद्युत अपघटय वाला आयतन है। बिलियन का आयतन है। यदि ग्राम मोल प्रति लीटर में व्यक्त बिलियन सांद्रता C हो, यदि ग्राम मोल प्रति लीटर में व्यक्त बिलियन की सांद्रता C हो तो लेम्डा M बराबर हो जाएगा K इंटू
1000 बटा में c बराबर k इंटू 1000 बटा में m, जहाँ m का है तो बिलियन की मोलरता है और k है विशिष्ट चालकता, और इसका ये सही मात्रक होता है प्रति ओम सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मोल या प्रति ओम सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मोल। और देखिए इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है सेल स्थिरांक। सेल स्थिरांक दो इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी, दो इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी तथा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुपात को सेल स्थिरांक कहते हैं। दो इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी, दो इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी तथा व्युत्क्रम अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुपात को सेल स्थिरांक कहते हैं, और सेल स्थिरांक को जी स्टार द्वारा सूचित किया जाता है। सेल स्थिरांक को जी स्टार द्वारा सूचित किया जाता है, तो हो जाएगा सेल स्थिरांक बराबर इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी बटा में अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हो जाएगा। सेल स्थिरांक को जी स्टार और बीच की दूरी को एल से, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को ए से, यानी जी स्टार बराबर एल बटा में 1। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दोस्तों के पास अपने इस वीडियो को पहुंचाने का कष्ट करिएगा।